तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनिमी को। इस बार मैंने देखी राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीज़न 3। और ये जो इस बार जो मैंने एनिमी देखी ना, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इन्होंने अपनी गलती सुधारी है। सीज़न 2 की तरह इस बार इन्होंने हगा नहीं है, जो बेसिकली मेरे हिसाब से एवरेज थी। बट सीज़न 3 एक कमाल की एक अच्छी एनिमी थी। इस सीज़न की जो सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत अच्छी एनिमी सीरीज़ थी एंड 12 एपिसोड ही है। तो स्टोरी और चीज़ों के बारे में मैं बात शुरू करता हूँ। एंड क्यों राइजिंग ऑफ द शील्ड सीज़न 3 तुम्हें देखना चाहिए। ओपिनियन भी हो गया एंड शायद ये वीडियो मेरी लंबी हो सकती है। राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, तो पहले मैं इसकी बात करूँगा सीज़न 3 की स्टोरी की। तो इसका स्टोरी प्लॉट क्या है, तो हमने जहाँ सीज़न 2 देखा था, जहाँ पे 20 टोटोइज जाग गया था एंड उसके अंदर चारों हीरोज़ थे। बट वहाँ से हमारा सीज़न 3 कंटिन्यू होता है। तो सीज़न 3 में यह हमें बताया जाता है कि जितने भी जो टोटल 20 के बाद जो ये 4 हीरोज़ थे, हमारे जो ये 4 कार्डिनल हीरोज़ थे, उनमें से सिर्फ नाओफुमी जो प्रेजेंट है, अदरवाइज बाकी के जो ये 3 हीरोज़ हैं ये गायब हो चुके। इनका कुछ अता पता नहीं है। एंड ये एक टास्क दिया जाता है नाओफुमी को कि वो इन तीनों को ढूंढे और ये चारों एक होके आने वाली वेव का सामना करें एंड उसको रोक। और यही है हमारी एनिमी की स्टोरी प्लॉट है। बट इसके साथ हमें कुछ और भी हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ। यही हमारी स्टोरी प्लॉट है, बट हमारी जो साइड स्टोरीज और भी इसमें चलेगी। इस सीरीज़ में हमें और क्या देखने को मिलता है, तो एनिमी की ड्यूरिंग हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग और नए कैरेक्टर्स जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। एंड नाओफुमी अपने लिए अर्निंग कैसे करता है, वो जो अपना किंगडम वो कैसे बना रहा है, उसके ऊपर मैं अभी आगे बात करूँगा। तो यहाँ तक तो ये एनिमी का जो मेन स्टोरी पॉइंट है वो यही है कि चारों हीरोज़ को एक होना है। तो एनिमी के दौरान हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा, जो मेरे ओपिनियन है एंड मैंने क्या ऑब्जर्व किया। तो पहले मैंने जो नोटिस किया एज अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक अच्छे तरीके से इन्होंने जो डायरेक्टर वाइक्टर बदल, जो कुछ भी इनकी गलतियाँ थी, इन्होंने उन गलतियों को सीज़न 2 के कंपैरिजन में ये सीज़न बहुत अच्छा कहीं ना कहीं जब मैं एनिमी देख रहा है, सीज़न 1 वाली फीलिंग तो मुझे आ रही थी। बट एनिमी के अंदर एज अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ बहुत सी चीज़ें हमें अच्छे से नोटिस कर सकते हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर नाओफुमी की रेपुटेशन, कहीं पे अगर ये सुन लेना कि ये शील्ड हीरो नाओफुमी है, भाई लोगों के जो एक अलग ही माहौल बन जाता है, लोग जो उसको रिस्पेक्ट देते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि नाओफुमी का जो स्ट्रगल था, अब वो स्ट्रगल नहीं ना, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहा है अपने उन चीज़ों से। एंड हाँ, बट इस चीज़ में नाओफुमी खुद भी ये चीज़ कहता है कि हर कोई उसको नहीं पूजा करने वाला, कुछ लोग आज भी उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। एंड हम सेकेंड चीज़ ये देखते हैं कि नाओफुमी का तरीका, तो नाओफुमी का प्लान बेसिकली है क्या, नाओफुमी असल में पैसे इकट्ठा करता है, जो स्लेव जो है उनको खरीदता है एंड उनको अपने साथ करता है एंड उनको अपना स्लेव कर देता है। लाइक उसने रेफ्टेल या फील्डों को क्या जो बाकियों को भी कर रहा है एंड उनको ट्रेन कर रहा है। कहीं ना कहीं वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना रहा है। बाकियों के जैसे 3-4 को नहीं ले रहा, वो अकेला ही एक पूरी गैंग बना है, जहाँ ये नाओफुमी का ये तरीका है। एंड इस दौरान हम देखते हैं कि एक मस्त चीज़ हमें नोटिस करने को मिलती है कि जो बाकी के जो 3 हीरोज़ हैं ना, ये उस चीज़ से अब सफ़र करते हैं जिस चीज़ से नाओफुमी सीज़न 1 में क्या था। पहला कर्स स्पेल, अगर आपको याद हो, नाओफुमी कर्स स्पेल का जो सामना करता है वो ये तीनों भी करे। एंड एक कॉमन चीज़ जो इन तीनों ने की, अगर आपको याद हो, माल्टी, हाँ वही जिसने नाओफुमी को धोखा दिया था, वो इन तीनों को भी बारी। यही चीज़ मैंने इस एनिमे के अंदर अच्छे से नोटिस की है। एंड अदरवाइज पर्सनली बोलो, एनिमे का जो एनिमेशन था चेंज हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखो, एनिमेशन की क्वालिटी थोड़ी चेंज हुई, जो स्मूथ एनिमेशन मुझे लग रही है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, कोडाकावा अपनी एनिमेशन में और इसाका एनिमे में थोड़ा सा भी नुकसान नहीं देखता है। एंड जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, वीएफएक्स भी अच्छे थे। कहीं ना कहीं जब मैंने एम्परर ड्रैगन को जब मैंने वापस से देखा, कमाल का वीएफएक्स और फाइट सीन्स है, मतलब वो देखने लायक चीज़ थी। एंड जो अच्छे वीएफएक्स हुए, सारे कैरेक्टर को एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंस दी गई है। एनिमी का जो लास्ट पार्ट है, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सीज़न 4 शायद फोनिक्स वेव के ऊपर होगा, बट अभी ऐसा लग रहा है कि फोनिक्स वेव नहीं, अगला सीज़न रेफ्टेलिया के ही लिए पूरा बेस होगा, जहाँ पे नाओफुमी रेफ्टेलिया के लिए फाइट करेगा। एंड इसकी ओपनिंग
सीज़न 1 की याद आई कि जब मैंने सीज़न 1 देखा था तो वो कितनी अमेज़ कर दी थी उसकी दोनों ओपनिंग, उतना ही मुझे जो अमेज़ कर रही है इस सीज़न 3 की ओपनिंग कि मैं बार बार सुनूं। एंड उसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, एक रियल फीलिंग आती है, एक रियल फीलिंग तो मैं आई कि ये एक रियल हीरो होता है, ऐसा मतलब इज़ाकाई वर्ल्ड टाइप ना, यूरोपियन कल्चर के हिसाब से। तो बस ये एनिमे मुझे अच्छी लगी, ये एनिमे में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये एनिमे बहुत अच्छी है। 彼と思いやったことが今回のことを招いたのです。コロシアムで出会わないことを祈ってるわ。できればどこかで諦めて。地下の賭博闘技に出場する。そして競りに出されてるルロノナ村のアジンを買い戻す。直文様、どうか兄を大事にしてください。お前は一生を使ってこの薬の代金を稼ぎ続ける覚悟はあるか？アトラの分だけじゃない、3人分4人分だって稼いでみせる。次の対戦相手が決まりました。直撃しちゃダメよ、死んじゃうから。行くわよ、とどめです。